हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों से मैंने बताया था कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही सॉल्व करवा रही हूँ, तो उसी के सीक्वेंस में आज मैं एक पेपर लेकर आई हूँ जो कि यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016 का पार्ट थर्ड है। इसके दो पार्ट मैंने पहले ही करवा दिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो यूपी का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है, पहले उसमें 80 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ तो उसमें 130 क्वेश्चन आते हैं। तो जो पुराने पैटर्न में 80 क्वेश्चन आते थे, पहला जो पार्ट होता था वो हिंदी का, दूसरा रीजनिंग और तीसरा आपका जीएस का पार्ट होता था। तो मैंने मैथ और रीजनिंग और हिंदी का पार्ट मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज हम तीसरा पार्ट जीएस सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैंने पूरे पूरे दो पेपर सॉल्व, यूपी जूनियर असिस्टेंट के ही दो पेपर सेट मैंने पूरे पूरे सॉल्व कर दिए। उसके लगभग 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि पेपर में जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, और उसके साथ साथ मैं आपको जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है वो भी बताती जाती हूँ। और सिर्फ मेरा फोकस है कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही सिर्फ करवाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। और यदि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तब इसको लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सांसद निधि को वर्तमान राशि सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए? बताइए कितनी है। ये 2016 का पेपर है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप बताइए। सांसद निधि की वर्तमान राशि है 5 करोड़। ठीक है। और जो आपका ये आपको क्यों दिया जाता है, जो सांसद होते हैं उनका जो लोकल एरिया होता है उसके विकास के लिए ये धनराशि उनको दी जाती है। और इसका जो पूरा नाम है वो है MPLADS, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLADS। MPLADS इसका ये पूरा नाम है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग MP फंड बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो, अनीता देसाई, मेधा पाटकर या अरुंधति राय? तो राइट आंसर इज बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की डॉक्टर ऑफ द ईस्ट बुक है, ये उनकी एक प्रकार से आत्मकथा है, जिसके में उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में और अपने राजनीतिक करियर के बारे में पूरा लिखा हुआ है। यह पाकिस्तान तथा किसी भी मुस्लिम देश की पहली प्राइम मिनिस्टर है, मतलब मुस्लिम किसी भी देश की नहीं, किसी भी मुस्लिम देश की पहली प्राइम मिनिस्टर है बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? और स्टूडेंट, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आप पेपर लेकर बैठिए और खुद से कोई आंसर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने राइट आंसर खुद से किए हैं। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से कितना रेडी हो चुके हैं और अभी आपको कितना और प्रिपरेशन करनी है। तो ऑप्शन है लखनऊ, मद्रास, चेन्नई और वाराणसी और कलकत्ता। तो भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खुला था कोलकाता में 28 जनवरी 1935 में। तो राइट आंसर इज अ डी। लेकिन थोड़ा सा डेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 28 जैन 1935 में कोलकाता वाला खुला था। लेकिन 2 फरवरी 1935 को ही हमारे भारत का दूसरा मेडिकल कॉलेज खुल गया था, जो कि क्या था? मद्रास। ये याद रखिएगा, पहला कोलकाता और दूसरा मद्रास। नेक्स्ट, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है, तो 2016 का जो राइट आंसर था वो शायद सिक्किम था। लेकिन उसमें शायद सिक्किम दिया हुआ था आंसर की में, लेकिन सिक्किम इज नॉट अ राइट आंसर।
द राइट आंसर इज डी, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में। और ये क्वेश्चन फिर से आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो फिल्म आर्टिस्ट थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये सुसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका फिर से इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आपके लिए मैं कुछ डेटा लेकर आई हूँ, आप उस डेटा को एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आ सकता है। और तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार देश में 2017 के अनुसार 2018 में जो सुसाइड केस थे वो 3.6%, कितना 3.6% क्या हुए हैं, और बढ़ गए हैं, मतलब प्लस हो गए हैं और बढ़ गए हैं। 2018 में जो सुसाइड केस थे वो लगभग थे 1,34,516, इतने केसेस लगभग सुसाइड के हो गए हैं। डेटा ये आपका 2019 में का आया था, लेकिन 2018 का उसमें डेटा लिखा हुआ था। अभी न्यू डाटा कोई नहीं आया, 2019 में जो डेटा आया था वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आत्महत्या की सुसाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में 17,972 पर ईयर, सेकंड में तमिलनाडु, थर्ड में पश्चिम बंगाल, फोर्थ में मध्य प्रदेश और फिफ्थ में कर्नाटक। चूँकि ये पेपर यूपी का है तो मैं यूपी के बारे में भी थोड़ा सा और बता देती हूँ। यूपी में सिर्फ 3 पॉइंट्स, मतलब यूपी की जितनी ज़्यादा आबादी है लेकिन उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3.6% कुल टोटल मृत्यु दर यहाँ बताई, आत्महत्या की दर बताई गई है कि 3.6% टोटल यहाँ पे आत्महत्या की दर है। और ये यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते तो फर्स्ट नंबर में दिल्ली, सेकंड नंबर आपका पुडुचेरी। एक रिपोर्ट आई थी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है, मतलब पर ईयर 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। स्टूडेंट, सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता है। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ एग्ज़ाम्स देते हो, कभी आपको सफलता मिलती, कभी आपको सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से फेस करो तो आप सुसाइड कर लो, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। आप उसे सुसाइड करके गवा नहीं सकते हो, क्योंकि आप उठो और फिर से लग जाओ, सफलता कैसे नहीं मिलेगी। और चीज़ों को शेयर करना सीखिए अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड से, मम्मी पापा से, किसी न किसी से ज़रूर अपनी बातों को शेयर करिए। अपने अंदर मन में मत रखिए और घुटते मत रहिए किसी भी चीज़ को लेकर। किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि रास्ते बहुत होते हैं, हम बस उसको ढूंढना चाहें। हम हर चीज़ से हार मान लेते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को पा नहीं पाते। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और जितना मैंने डेटा बताया आप उसको ज़रूर एक बार लिख लीजिएगा। अगर आपने नहीं सुना तो उसको फिर से पीछे करके सुन लीजिएगा एक बार। इनमें से किन्हें वर्ष 2015 का BCCI क्रिकेट के लिए मनोनीत किया गया है? क्योंकि ये 2015 का है और मैं न्यू डेटा अभी नहीं लाई, लेकिन मैं न्यू डेटा आपको जल्दी ही दे दूंगी। BCCI क्रिकेटर 2019 कौन बना, मैं नेक्स्ट आपको जब वीडियो बनाऊंगी उसमें ये क्वेश्चन जरूर इंक्लूड कर दूंगी। लेकिन 2015 का BCCI क्रिकेट जो मनोनीत किया गया था वो किया गया था विराट कोहली को। नेक्स्ट, अधिवर्ष जिसको हम लीप ईयर कहते हैं का जनक इनमें से किसे माना जाता है? नक्षत्रवेत्ता सोसिजन्स, पोप ग्रेगोरी 13, जूलियस सीजर, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए क्या है, लीप ईयर के जनक कौन है? तो द राइट आंसर इज जूलियस सीजर। 46 ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने ही जूलियन नामक एक कैलेंडर निकाला था जिसमें उन्होंने लीप ईयर को प्रेजेंट किया था। और उस समय उन्होंने जो फरवरी मंथ था वो लास्ट में दिखाया था। जैसे हम लोग फरवरी मंथ इस समय क्या सेकेंड मंथ मानते हैं, इन्होंने लास्ट में दिखाया था उसमें फरवरी मंथ को जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व। और इनमें कुछ कमियां रह गई थी तो लुइजी गैलीलियो ने इसको दूर कर दिया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, जूलियस सीजर। को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीप ईयर के जनक कौन है, तो वो जूलियस सीजर। नेक्स्ट, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो द राइट आंसर इज डी, स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध गाड़ी है ग्लेशियर एक्सप्रेस। नेक्स्ट, बिस्नर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या उत्तराखंड? क्या होगा बिस्नर का जंगल का राइट आंसर? तो द राइट आंसर इज
डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में बिस्नर का जंगल है और ये लगभग अल्मोड़ा, उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा नामक प्लेस उससे 35 किलोमीटर दूर है और इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, समुद्र तल से लगभग 2412 मीटर। 2412 मीटर, 2412 मीटर ये क्या है, समुद्र तल से ऊंचा है, समुद्र तल से ऊंचाई, और जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दिया गया है। नेक्स्ट, 25वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? श्रीमती मृणाल पांडे, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर पुष्पेश पंत या डॉक्टर सुनीता जैन। तो द राइट आंसर, क्योंकि ये 25वें पूछा है आपसे 2016 में, 2016 में 25वां मिला था और अभी 2019 में 28वां मिला। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बता देती हूँ। एक आप अपने पेन पेपर से अपने कॉपी में, मतलब अपने पेपर में पेन से नोट कर लीजिए। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो था सुनीता जैन को। सुनीता जैन को 25वां 2016 में उनके काव्य संग्रह था क्षमा, क्षमा के लिए उनको मिला था व्यास सम्मान। और अब हम व्यास सम्मान के बारे में पहले जान लेते हैं। व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें लगभग 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इसके बाद हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 3, 2018, 19 और 2018 और 19 में किसको मिला था? तो 2018 में 27th लीलाधर जगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम इनकी बुक का नाम है, इसके लिए मिला था। और 29 में जो आपको 28वां आपको जो नासिरा शर्मा को कागज की नाव, कागज की नाव उनकी कृति है, कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया। नासिरा शर्मा इलाहाबाद से बिलोंग करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपी के लिए, तो खास तौर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि नासिरा शर्मा कहाँ की हैं? तो इलाहाबाद से, कागज की नाव उनकी कृति है, उनको व्यास सम्मान मिला है। और जो फर्स्ट व्यास सम्मान 1991 में मिला था वो था राम विलास शर्मा को मिला था। इनकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसमें कुछ अन्य नाम दिए, मैं उनके बारे में भी थोड़ा आपको बता देती हूँ। जो श्रीमती मृणाल पांडे हैं, ये एक पत्रकार हैं, लेखिका भी हैं और ये हिंदुस्तान, जो आप जानते हैं दैनिक समाचार पत्र आता है हिंदुस्तान, उसकी संपादिका भी रह चुकी हैं और ये एमपी की हैं। अशोक वाजपेयी राज्यसभा सांसद हैं और डॉक्टर पुष्पेश पंत, ये 2016 में इनको पद्मश्री मिला था। और इनकी एक फेमस कृति है, इनकी जो है एक फेमस कृति है, बुक है इनकी इंडिया, एक मिनट, इनकी जो फेमस कृति है वो है इंडिया द कुक बुक, द कुक बुक, ये इनकी फेमस कृति है जो 2011 में इन्होंने लिखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या बरादरी? द राइट आंसर इज स्तंभ। मौर्य काल का जो सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? स्तंभ है। नेक्स्ट, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सुरेंद्र मोहन, शांता सिंह, पीके राय या जोहरा सहगल? राइट आंसर होगा पीके राय। पीके राय का जो पूरा नाम है वो है प्रदीप कुमार राय और इनको व्याकुल माइला भी बोलते हैं, मतलब इनका पूरा नाम क्या? प्रदीप कुमार राय। और इनकी जो द्वारा रचित जो नेपाल का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है सयो, मैं लिख देती हूँ, सयो थुंगा थुंगा फूल का, एक मिनट, फूल का, ये है इनके जो इन्होंने रचित लिखा है नेपाल के लिए राष्ट्रगान। और ये जो स्वीकार किया गया था नेपाल में वो 3 अगस्त 2007 को स्वीकार किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी के लिए भी
आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है कि नेपाल का राष्ट्रगान किसने लिखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2077 का ही क्वेश्चन है, इसलिए पूछा जा सकता है। किसने लिखा? पीके राय ने। नेक्स्ट, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकृति है। यह किसका कथन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो राइट आंसर आपका ए, बी आर अम्बेडकर। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व की स्वीकृति है। ये जो कोटेशन उन्होंने बोला था, ये उन्होंने संविधान सभा के अंतिम भाषण में उन्होंने ये चीज़ बोली थी, बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोली थी। नेक्स्ट, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? धारा 88, धारा 83, धारा 84, धारा 86। तो राइट आंसर इज सी, धारा 84 में मानसिक विक्षिप्ति या हम जिसे बोलते हैं विकृत चित्त, इसके तहत ये कहा गया है कि जो विकृत चित्त या मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है उसको आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक असूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है, या अध्यक्ष कौन होता है बताइए EIC का? तो EIC के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। और आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि EIC की स्थापना कब हुई थी, और EIC की स्थापना कब हुई थी, और EIC जो आता है किसके अंतर्गत आता है? ये एक पार्ट है, किसी का एक पार्ट है, पूरा EIC एक ब्रांच नहीं है, किसी एक ब्रांच है किसी पूरे एक इंटेलिजेंस का पूरा एक सिर्फ एक ब्रांच है। तो आपको ये बताना कि किसके अंतर्गत ये आता है। 75, घूमर लोक नृत्य बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का? तो द राइट आंसर इज बी, राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका? महात्मा गांधी, अरस्तु, प्लेटो या इस्माइल दुर्खीम? तो द राइट आंसर इज प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यदि वो लालच नहीं करेगा तो उसमें अपराध भी नहीं होंगे, और ये प्लेटो का कहना था। प्लेटो को क्या कहा जाता था? अफलातून कहा कहते थे। और देखिए, प्लेटो प्लेटो किस शिष्य थे? ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात के शिष्य थे। तथा अरस्तु, ये जो अरस्तु है, अरस्तु किसके? प्लेटो के शिष्य थे। याद रखिएगा, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। नेक्स्ट, आंग्ल समाज में हत्या कब तक आपराधिक नहीं मानी जाती थी? 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? द राइट आंसर इज बी, 10वीं शताब्दी तक आंग्ल समाज में, मतलब जो आंग्ल मतलब जो अंग्रेज होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो अंग्रेज उनके हत्या क्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं मानी जाती थी। नेक्स्ट, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो राइट आंसर इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है? उसको बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। ताजमहल को कहा जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, वो जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर से जो धुआं निकलता है उसके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है, जो संगमरमर वो पीला पड़ रहा है ताजमहल का। और ताजमहल का जो बनाया गया था, माना जाता है कि 1632 से 1643 तक लगभग इसे बनाया गया। तो कहीं पर आपको 1647 मिलेगा कि 1647 तक ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है कि कब से कब तक, तो थोड़ा 1600 कहीं पर 1647 मिलेगा, कहीं पर आपको 1647 भी मिल सकता है। इसके जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ताजमहल का जो वास्तुकार थे, मतलब ताजमहल का जो नक्शा बनाया था उसको किसने बनाया था? तो वो बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को में 1973 में ताजमहल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या कामरूप?
तो द राइट आंसर इज कामरूप। कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक, ये जो आपकी जो वहाँ के अभिलेख है, जैसे कर्नाटक का मस्की अभिलेख और गुर्जर का गुर्जर अभिलेख है, तो ये माना जाता है कि ये इसमें दिया हुआ है कि सम्राट अशोक के साम्राज्याधीन थे ये दोनों। कश्मीर भी सम्राट अशोक के साम्राज्याधीन था। लेकिन कामरूप जिसका प्रेजेंट टाइम में इम्पोर्टेंट है, इसका प्रेजेंट टाइम है असम। असम। इसको भी इस समय कामरूप को क्या बोलते हैं? असम बोलते हैं। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और आता है कि अहोम समुदाय कहाँ की है? तो अहोम समुदाय असम के इस समय कुछ समय करंट में इस समय काफ़ी टॉपिक भी चला था कि अहोम समुदाय के बारे में कुछ टॉपिक्स थे। तो अहोम समुदाय से हो सकता है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम से पूछे, तो अहोम समुदाय असम की है। और यहाँ पे एक सुखफा करके एक राजा थे, उनको ये लोग देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सुखफा, सुखफा नाम के राजा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयब? मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का क्या क्वेश्चन आपको काफ़ी डिटेल से, या तो मैंने आपको 2016 का जो सेकंड पेपर था उसमें करवाया, या फिर 2015 के पेपर में मैंने आपको डिटेल से पूरा करवाया इस क्वेश्चन को। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और मैं अभी आपको और चीज़ बता देती हूँ एक बार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. होम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में ही हुआ था, मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि प्रथम जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। सेकंड अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में। थर्ड अध्यक्षता 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। जो जो अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ने की थी। पांचवी अध्यक्षता मुंबई में फिर से हुई थी, विलियम वेंडर वन ने की थी। और पांचवी ही जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसी में प्रथम बार महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें 10 महिलाएं लगभग शामिल हुई थी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया और अध्यक्ष बने? तो 1924 में बेलागांव अधिवेशन में, जो कि 40वां अधिवेशन था। 1924 में बेलागांव अधिवेशन 40वां अधिवेशन था। महात्मा गांधी इसमें अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। और 1925 में यहाँ से भी बनता, 1925 में 41वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें कानपुर से सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। तो आई होप आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी। आप पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें और भी सारी डिटेल दी हुई है मैंने। बस आज इतनी ही क्लासेस थी, आज की क्लासेस यहाँ से फिनिश होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी ऐसा पेपर चाहिए जिसके आपको सॉल्व पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आप उसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूँगी। और बस हम लोग ऐसे ही पेपर सॉल्व करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए।